तो बिजनेस वैल्यूएशन में हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बिजनेस वैल्यूएशन में तीन अप्रोचेज हैं। हम वन बाय वन इन अप्रोचेस को इस्तेमाल करेंगे। वन इज़ द नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, जिसमें हम बैलेंस शीट को यूज़ करते हुए बिजनेस को वैल्यू करते हैं। अदर इज़ अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, जिसके अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी को यूज़ करते हुए वैल्यूएशन करते हैं। और थर्ड वन इज़ कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, जिसके अंदर हम फ्यूचर कैश फ्लोज को यूज़ करते हुए बिजनेस को वैल्यू करने जाते हैं। ठीक है। और नेट एसेट्स में हमने ये पढ़ा था कि नेट एसेट्स के अंदर फर्दर हमारे पास वैरायटी क्या होती है। फर्दर हमारे पास वैरायटी ये होती है कि पहला तरीका तो ये होता है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट ले लें, दैट इज़ आप बैलेंस शीट एज इट इज़ ले लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एनआरवी ले लें, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विडेशन मेथड। तो इसमें एसेट्स लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, एग्जाम में गिवन होगी एनआरवी। ठीक। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर उसे तो एनपीवी रिप्लेसमेंट में पढ़ा था ना सर? जी रिप्लेसमेंट तो एनपीवी में पढ़ा था। हाँ, रिप्लेसमेंट वो तुमने रेलेवेंट कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। हाँ। सही है। तो अब हम वन बाय वन ये जो क्वेश्चन मैंने शेयर किया है इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और पहले मैं सवाल रीड करता हूँ। इसमें जितने भी मेथड्स आएंगे फिर हम वन बाय वन को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, तकरीबन 10 नंबर की वेटेज है इसकी। और ये सेक्शन बी में भी आ सकता है, सी के साथ भी मर्ज होकर आ सकता है, हर अटेम्प्ट में आता है। द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्वायरर है वो कौन है, जो एक्वायरी है वो कौन है, जिसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं वो कौन है। क्या हम एक अनलिस्टेड कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं या हम एक लिस्टेड कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। लिस्टेड कंपनी का डेटा इजीली अवेलेबल होता है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होती है। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? क्या फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का? नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स इनटू करंट मार्केट, जी। करंट। स्टॉक एक्सचेंज में डे के एंड पर, जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग बंद होती है तो उस डे के एंड पर आउटस्टैंडिंग शेयर्स और जो एंडिंग प्राइस होती है उसको मल्टीप्लाई करके बताया जाता है कि कंपनी की आज के दिन में ये मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। ठीक है। अब वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बताई जाती है वो अंडर वैल्यूड भी हो सकती है और ओवर वैल्यूड भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरली अ ट्रू वैल्यू। अच्छा जी। इज अ लिस्टेड कंपनी विच इज सीन एज अ पोटेंशियल टारगेट फॉर एक्विजिशन बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट। द वैल्यू ऑफ द कंपनी has therefore been a matter of public debate and the following financial information is available. तो GWW को की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो दो चीजें उसने दी हुई हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और टोटल डिविडेंड दिया हुआ है, और ये हिस्टोरिकल दिया हुआ है 2009 से ऑनवर्ड्स 2012 तक का दिया हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट भी है हमारे पास, डिविडेंड भी है। उसके बाद उसने एक बैलेंस शीट दी हुई है 2012 की, और उस बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, रिजर्व्स हैं, 8% बॉन्ड्स हैं, करंट लायबिलिटी है। सही है। अगर बैलेंस शीट से वैल्यू निकालनी हो, मैं ये पूछूं कि बैलेंस शीट से नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन बुक वैल्यू मेथड में क्या आंसर आ रहा है इक्विटी का? व्हाट इज आंसर? 67.2। जी 67.2। तो ये हिस्टोरिकल से या बुक वैल्यू से। ठीक है। अच्छा, बुक वैल्यू जो मेथड है या हिस्टोरिकल मेथड जो है या नेट एसेट बेस्ड जो वैल्यूएशन है वो मिनिमम वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। मिनिमम का मतलब ये है कि हम कम से कम हमें पता होता है कि ये वैल्यू तो हमें किसी भी हालत में रियलाइज हो जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़े। द शेयर्स ऑफ द कंपनी हैव अ नॉमिनल पार वैल्यू ऑफ 50 सेंट्स पर शेयर एंड अ मार्केट वैल्यू ऑफ $4 पर शेयर। इस वक्त शेयर प्राइस क्या चल रही है? इस वक्त शेयर प्राइस चल रही है 4। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखें बैलेंस शीट में कितने? 20 डिवाइडेड बाय 0.5 50। जी। कितने हो जाएंगे? 40 मिलियन।
40 मिलियन। शेयर प्राइस कितनी है? 4 160 मिलियन। व्हाट इज दिस 160 मिलियन? नंबर ऑफ शेयर्स, है क्या, क्या कहेंगे इसको? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट दिस कैपिटलाइजेशन। इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। सही है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी इज 9%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दी हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने जानी पहचानी लग रही है ना, जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ा हुआ है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी पढ़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी पढ़ा हुआ है, तो टर्मिनोलॉजी सारी मिक्सिंग है इसके अंदर। अच्छा जी, द बिजनेस सेक्टर of GWW Co has an average price to earning ratio of 17 times। ये भी दिया हुआ है। The bonds are trading at par value of 100 in 7 years time and the before tax cost of debt is 6% per annum। KD भी दिया हुआ है। और लास्ट में दिया हुआ है the expected net realizable value of non-current asset and the inventory are given and the event of liquidation only 80% of receivables are expected to be collectible। ये इंफॉर्मेशन उसने ये दी हुई है कि अगर आज हम बिजनेस को लिक्विडेट कर देते हैं तो ऊपर जो बैलेंस शीट में चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी। सही है। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड, मार्केट कैपिटलाइजेशन। कितनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन? 160 मिलियन। कितना आसान है मार्क्स लेना। 160 मिलियन आंसर सामने रखा हुआ है, ठीक है। एक आंसर आ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन 160 मिलियन। मैं यहाँ कर भी देता हूँ। पहला मेथड है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन से पूछा है उसने, आंसर बताएं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट शेयर प्राइस एंड दिस इज 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4। सो द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस एज पर द स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म इज 160 मिलियन। दूसरा मेथड, net asset value liquidation। what is liquidation method? liquidation का मतलब टोटल एसेट net realizable value। सही है। जी। अब net realizable value मेथड पे गए तो लेकिन उसने ये बताया है कि ऊपर जो नॉन करंट एसेट्स दिए हुए 91 के, अगर हम इसे आज बेच दें तो वैल्यू 91 रियलाइज नहीं होगी। कितनी रियलाइज होगी? 86 रियलाइज होगी। तो हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स कितने रियलाइज होंगे? 86। उसके बाद इन्वेंट्री जो है, जो बुक्स में 3.8 पर आई हुई है, अगर उसे बेच दिया जाए तो वो 4.2 पे आ जाएगी। तो इन्वेंट्री की एनआरवी जो है वो 4.2 आ गई। इसी तरह ये दिया हुआ है कि रिसीवेबल बैलेंस शीट में है 4.5। अगर हम इसे बेच दें तो 80% कलेक्ट होंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल 4.5 मल्टीप्लाई बाय 80% निकालें, वैल्यू बताएं कितनी आ रही है? थ्री पॉइंट 3.6। ये आ गए टोटल एसेट्स, प्लस कर लें। $93.8। ये आ गए एसेट्स। अब इसमें से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी में जो बॉन्ड मौजूद है बैलेंस शीट में वो है 25 का, और नीचे सवाल में लिखा हुआ है कि बॉन्ड पार वैल्यू पे ही ट्रेड हो रहा है। रिकॉर्ड भी पार वैल्यू पे होता है ना बैलेंस शीट में, और ट्रेड भी पार वैल्यू के ऊपर हो रहा है। तो हमने 25 माइनस कर दिया, और उसके बाद इसमें से हमने करंट लायबिलिटी माइनस की। तो वो करंट लायबिलिटी हमारे पास आ रही है 7.1। अब इसका आंसर निकालें। 61.7। 61.7। 7। So this is the net asset based valuation on the basis of liquidation। इससे कम में तो बिजनेस कभी भी नहीं बिकेगा। लिक्विडेशन का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है
कि अगर आज बिजनेस के एसेट्स को अलग अलग भी बेचा जाए ना, तो कम से कम 61.7 मिलियन रियलाइज हो जाएगा। सही है? जी सर। अब सवाल पे दोबारा चलते हैं। अब दूसरा मेथड जो उसने इसके बाद पूछा है वो क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में कोई डिस्कशन हुई थी हमारी? हेलो? नहीं सर, याद नहीं है। ठीक है, दोबारा कर लो। देखिए पी रेशो जो है ना वो नॉर्मली सिर्फ किसकी अवेलेबल होती है? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी की, अनलिस्टेड की कंपनी की अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो मेथड से बिजनेस को वैल्यू किया जाएगा, ये अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन का मेथड है। तो हमें लिस्टेड कंपनी का तो पी मिल जाएगा, अनलिस्टेड में क्या करेंगे? वो डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें शेयर प्राइस निकालनी है पी रेशो बेस्ड वैल्यूएशन से, तो उसका फॉर्मूला बनेगा ईपीएस मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू अर्निंग रेशो। और अगर डायरेक्ट हमें वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालनी है तो ईपीएस की जगह रख दें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो ये डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। या शेयर प्राइस निकालें और उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। सही है? अब इसके अंदर जो समझने वाली बात यह है कि जब हम इस बिजनेस को वैल्यू करेंगे यूजिंग प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एक तो आ गई प्राइस टू अर्निंग रेशो और दूसरा आ गया अर्निंग्स। तो कौन सा प्राइस टू अर्निंग रेशो लें, कौन सी अर्निंग्स लें? तो पहले बात कर लेते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो के ऊपर। लिस्टेड कंपनी का दिया हुआ होगा या इंडस्ट्री एवरेज दिया हुआ होगा लिस्टेड कंपनी का? एक सेकेंड रुके। तो एक तो ये है ना, इस केस में तो कोई मसला ही नहीं है कि हमें लिस्टेड कंपनी का मिला हुआ है या लिस्टेड का इंडस्ट्री एवरेज मिला हुआ है। लेकिन अगर पी रेशो फाइंड आउट करना है, किसी अनलिस्टेड कंपनी को वैल्यू करना है थ्रू पी रेशो, तो पी रेशो कहाँ से लेकर आए? पी रेशो तो होता ही नहीं अनलिस्टेड कंपनी का। तो फिर हम एक प्रोसेस करेंगे, हम क्या करेंगे, एक प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे लिस्टेड कंपनी। सही है? और उस प्रॉक्सी का जो पी रेशो होगा उस पी रेशो को करेंगे एडजस्ट। अब ये सब्जेक्टिव है कि कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसमें एक रूल ये है कि पी रेशो को 2/3 कर दिया जाए रिड्यूस करके, और दूसरा रूल जो नॉर्मली चलता है वो ये है कि हाफ ले लिया जाए किसका, लिस्टेड कंपनी को के पी रेशो को। अगर हमें अनलिस्टेड की वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल करना है तो या तो हम उसे 2/3 कर दें या फिर हम उसे हाफ कर दें। ठीक है, लेकिन ये जो मसला आएगा ना, वो तो मसला कब आएगा, जब हमारे पास एक अनलिस्टेड कंपनी को हम वैल्यू करने जा रहे होंगे और उसके लिए हम एक प्रॉक्सी लिस्टेड कंपनी उठाएंगे। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ लिस्टेड और नॉन लिस्टेड हम नॉर्मली जो है वो डायरेक्टली पी रेशो उठा नहीं सकते। लेकिन अगर हमें लिस्टेड कंपनी को वैल्यू करना है तो उसके लिए हम इंडस्ट्री एवरेज भी ले सकते हैं और एक प्रॉक्सी लिस्टेड कंपनी भी ले सकते हैं। ऊपर सवाल में हमें क्या दिया हुआ है? ऊपर सवाल में हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना दिया हुआ है? 17 टाइम्स। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए या ईपीएस आ जाए
तो मैं पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लूंगा। सही है। अच्छा जी, तो अभी मैं अर्निंग्स ढूंढता हूँ, फिर मैं अर्निंग्स के बारे में बताता हूँ कि अर्निंग कैसे एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो अर्निंग का मसला है ना, अर्निंग्स पे भी पहले बात कर लेते हैं। अर्निंग्स कौन सी लें? अर्निंग्स हमारे पास दो तरह के से ले सकते हैं हम। एक तो हिस्टोरिकल एवरेज ले लें, अगर एक से ज़्यादा साल का डेटा दिया हुआ है तो उसका एवरेज ले लिया जाए, या फिर करंट ईयर की अर्निंग्स ले ली जाए, या फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि फोरकास्टेड अर्निंग ली जाए, क्योंकि हम बिजनेस को फ्यूचर के लिए परचेज कर रहे हैं, तो हम पास्ट अर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं है, हम फ्यूचर अर्निंग में इंटरेस्टेड है। या फिर हम अजम्पशन ले लें कि जो करंट अर्निंग है वही फ्यूचर में होंगी। तो ये पॉसिबिलिटीज बिजनेस वैल्यूएशन में यूजुअली होती हैं कि अर्निंग्स कौन सी लेनी। सही है। अब ऊपर अगर हम सवाल में चलते हैं तो अर्निंग्स जो दी हुई हैं GWW की, कौन कौन सी दी हुई है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2009 का भी है, 10 का भी है, 11 का भी है, 12 का भी है। रिसेंट ईयर कौन सा है? 12। तो 12 के हिसाब से अगर मैं अर्निंग लेता हूं तो कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2012 कितना है? 10.1। सही है। पी रेशो कितना है? 17.1। मल्टीप्लाई कर दें, 172.71। 172.71। ये बिजनेस की वैल्यू आ गई प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेथड से। सही है। अब मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो अर्निंग ये सूटेबल नहीं लग रही, तो मैं एक काम करता हूँ, अर्निंग का एवरेज ले लेता हूँ, पास्ट अर्निंग का। तो अब एक काम करें, 2009 का प्रॉफिट 2010 का ऐड करें, 2011 का ऐड करें, 12 का ऐड करें और डिवाइडेड बाय 4 कर दें। 2009 और 2010 का सर? 2009, 2010, 2011, 2012 चारों को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 4। 9.3। तो ये 9.3 आ गया। ठीक है। पी रेशो 17.1। अब मल्टीप्लाई करें, 17 नहीं है ना, 17.1 थोड़ी है 17 है। जी। चलें 17 कर लें। 17 टाइम्स 158.1। क्या समझ में आया जो मैंने किया ये दो काम? इसका मतलब है पॉसिबिलिटी, इसका मतलब है पॉसिबिलिटी ये है कि अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर वैल्यू माइट बी 158 और इट माइट बी 172। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट और इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पी रेशो वी हैव चूजन। अगर हम प्रॉफिट हिस्टोरिकल पे जा रहे हैं तो वैल्यू कम आ रही है, अगर हम प्रॉफिट करंट ईयर का ले रहे हैं तो वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि करंट ईयर के अंदर हमारा रेवेन्यू किसी वजह से बढ़ गया होगा, एंड इट माइट बी ड्यू टू सम वन ऑफ इवेंट, और हो सकता है वन ऑफ इवेंट फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू ना हो। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी अर्निंग्स को ओवर स्टेट करके कैलकुलेशन कर लें। तो इसलिए हम अपने अर्निंग्स को चेक करने के लिए ये अप्रोचेस इस्तेमाल करनी पड़ती है। मल्टीपल तरीकों से कैलकुलेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी एक रेंज क्या बन रही है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम हिस्टोरिकल अर्निंग ले रहे हैं तो वो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर हम फोरकास्टेड अर्निंग ले रहे हैं तो व्हाट अजम्पशंस वी आर यूजिंग, ये अर्निंग के मसले। और अगर हम पी रेशो ले रहे हैं तो सूटेबल पी रेशो कैसे आएगा? अगर लिस्टेड कंपनी को ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, तो क्या हमारी कंपनी उस एवरेज के मुकाबले में सेम है, कंपैटिबल है? और अगर अनलिस्टेड के लिए लिस्टेड ले रहे हैं तो दोनों की क्लोजनेस कितनी है? ये सारे मसले पी रेशो के थ्योरेटिकल मसले हैं, लेकिन हमें क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो हम अजम्पशन इस्तेमाल करते हुए पी रेशो को एडजस्ट कर लेते हैं। सर ये पी रेशियो को 2/3 करना और हाफ करना किस अजम्पशन पे बेस्ड करता है? ये साइज ऑफ द बिजनेस, लिस्टिंग और अनलिस्टिंग का डिफरेंस, मेजर तो ये दो चीजें होती हैं। लिस्टेड कंपनी का पी हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अनलिस्टेड, क्योंकि प्राइस
क्योंकि Shares लिस्टेड trade नहीं हो रहे। क्योंकि लिस्टेड कंपनी को एक बड़ा एडवांटेज होता है कि उसके पास वाइडर फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एंड दिस गिव्स एन एडवांटेज, जिसकी वजह से शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। एनपी रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर। तो जितना ज्यादा शेयर होल्डर्स का बिजनेस में कॉन्फिडेंस होगा, उतना उसकी पी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये शो करती है कि शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर रहा है शेयर्स, रिटेंशन ज्यादा रखेगा, तो हमारे पास फाइनेंसिंग कंटिन्यूअस नेचर की होगी। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इसी सवाल में, एंड दैट इज द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये हमने पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। जी ग्रोथ कैसे निकालते हैं? P1 minus P naught divided by P naught, D naught. ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, नॉट वैल्यूएशन। जी कैसे निकलता है? जी तो एक हिस्टोरिकल सोर्स से निकलता है। जी निकालने के दो मेथड होते हैं, एक हिस्टोरिकल डिविडेंड पैटर्न से निकलता है और एक निकलता है जी इज इक्वल टू BRE मॉडल। याद आया? जी जी सर। सर। इसने दोनों को यूज करते हुए कहा है कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को इस्तेमाल करो और जी की अजम्पशन दोनों तरीके से निकालो और फिर बताओ कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल सेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। पहले तो हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। Modern डिविडेंड ग्रोथ मॉडल शेयर्स वैल्यूएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, राइट? यही फॉर्मूला था। जी सर। इसमें जी क्या है? ग्रोथ रेट, और हम एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट ग्रोथ रेट होगी, इसलिए इसे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? इसके लिए हमें करंट डिविडेंड चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास जी अवेलेबल नहीं है, तो जी निकालने के लिए पहले हम चलते हैं हिस्टोरिकल डिविडेंड। तो हिस्टोरिकल डिविडेंड के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए पास्ट का। तो पास्ट में हमारे पास डेटा अवेलेबल है, लास्ट डिविडेंड था 5 मिलियन का और करंट डिविडेंड करंट डिविडेंड मिलियन का, ठीक है? तो हमने ये पहले भी यूज किया हुआ है, ये फॉर्मूला बना लेते हैं, करंट डिविडेंड ओवर लास्ट डिविडेंड लास्ट -1। -1। साथ पढ़ रहे हो इसका मतलब है तुम? जी सर। चलो अच्छी बात है। 5 और 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 आएगा ना? जी 1 2 3 3 सौ 3 है सर। हाँ पावर 3 आएगा, -1 कैलकुलेट करो। अराउंड 6.27% शायद, मुझे याद पड़ता आंसर था इसका। .062 मल्टीप्लाई बाय 100, 6.26 6.26%। सही है जी। अच्छा, डेटा बाकी जो हमारे पास है उसमें डिविडेंड करंट कितना है? करंट डिविडेंड है 6, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास मौजूद है, दैट इज वेयर इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 9% पर एनम। तो अब मैं डेटा सब्सटीट्यूट करूं तो पी नॉट इज इक्वल टू 6 मिलियन का डिविडेंड है, ग्रोथ रेट आ गया
0.0626 divided by 9% cost of equity and 6.26% dividend growth rate. कैलकुलेट करें. Sir, 232.68. 232.68. तो ये इस असम्पशन से आया है कि हमने डिविडेंड की ग्रोथ हिस्टोरिकल से कैलकुलेट की. ठीक है. तो ये एक शेयर की प्राइस इतनी ज्यादा है? ये शेयर्स की प्राइस नहीं है, वैल्यू ऑफ बिजनेस है, क्योंकि मैंने डिविडेंड लिया है, डिविडेंड पर शेयर नहीं लिया. अच्छा. यहाँ पर मैंने डिविडेंड रखा है. अगर मैं यहाँ डीपीएस रखूंगा ना तो फिर आंसर पर शेयर प्राइस आएगा, क्योंकि ऊपर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं ना. ऊपर भी सारी मैंने टोटल वैल्यू निकाली है ना, सारे मेथड से. पर शेयर वैल्यू नहीं निकाली. लेकिन आंसर बाकी मेथड्स के मुकाबले में ज्यादा आ रहा है. नेट एसेट ने कहा था 61.67 पॉइंट समथिंग, पी रेशो कह रहा था 171 समथिंग, और डिविडेंड वैल्यूएशन कह रहा है 232 प्राइस है कंपनी की. अब लेट्स चेक विथ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. G is equal to RB मॉडल. RB मॉडल या REB मॉडल एक ही बात है. BRE हम मॉडल. लोग कोई बी इंटू आर भी कर सकते हैं ना सर? यस बिल्कुल कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर B क्या होता है? B होता है रिटेंशन रेशो, और RE क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटेंशन रेशो निकालते हैं. इस डेटा से रिटेंशन रेशो निकालें. सर 2012 का ना? 2012 से भी ले सकते हैं, और एक तरीका ये होगा कि 2012 से भी लिया जा सकता है. दूसरा तरीका होगा कि हिस्टोरिकल एवरेज भी लिया जा सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज अपनी जगह मौजूद है. वैसे 2012 का है. 2012 का ले लेते हैं, कोई भी एक यूज कर लेते हैं. 2012 का ले लेते हैं. 2012 का रिटेंशन रेशो कितना होगा? रिटेंशन 40.6. रेशो कैसे निकलता है? प्रॉफिट में से हमने डिविडेंड दिया है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 10.1 अगर हम कर दें तो ये पे आउट रेशो बनेगा, और 1 माइनस पे आउट कर देंगे तो रिटेंशन रेशो आ जाएगा. या दूसरा तरीका ये है कि मैं 10.1 में से 6 माइनस करके ऊपर जो है वो ले लूं 4.1, तो डायरेक्ट रिटेंशन रेशो आ जाएगा. तो कितना आ रहा है रिटेंशन रेशो? 40.6. रिटेंशन रेशो आ रहा है 40.6%. साथ क्लियर है? नहीं सर, क्लियर नहीं सर. ये जो हमने निकाला है ना, इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है. 6 डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला है, मैंने पे आउट निकाला है. पे आउट का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो हमने डिविडेंड रखा 6, पीएटी रखा 10.1. क्या आंसर आ रहा है? 59.4 आ रहा है. 59.4. ये पे आउट रेशो हो गया. हाँ. रिटेंशन कैसे निकालेंगे? 100 में से पे आउट माइनस कर दो. ओके. सही है. अच्छा जी. सर 100 से क्यों माइनस करना है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज हैं और तुमने उसमें से 50 का डिविडेंड दे दिया, तो बाकी कितना बचा? ओके.
अच्छा जी, आर ई कैसे निकलेगा? तो आर ई निकालने के लिए हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। अगर कुछ ना दिया हुआ हो तो यू कैन ऑल्सो यूज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मजबूरी में। ये पॉइंट ध्यान में रखें, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 10.1, 10.1, इक्विटी है 67.2 जो बैलेंस शीट में रखी हुई है। आंसर निकालें। फिफ्टीन पॉइंट जीरो टू। 15.02। अब आर बी मॉडल में मल्टीप्लाई कर दें इसको और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सर आरई का फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी ये फॉर्मूला होता है सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। सर 610.2। 6 पॉइंट समथिंग आएगा परसेंटेज में, 6.1 आएगा। पूरा 6.1 आ रहा है। 6.102। 102, ये ग्रोथ रेट आ गई। अब इस ग्रोथ रेट को यूज करते हुए मैं डीवीएम लगाता हूँ, तो डिविडेंड हमारा वही रहेगा ओरिजिनल जो था 6। ग्रोथ रेट आ गई 0.06102 डिवाइडेड बाय 9% माइनस 6.102। इसका आंसर निकाला। टू 219.6। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 220। तो ये आ गया 220। तो अभी हमारे पास जितने भी मेथड्स इन्होंने दिए हुए थे सवाल की रिक्वायरमेंट के अंदर, उसमें हमने अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन भी इस्तेमाल कर लिया, डिविडेंड भी इस्तेमाल कर लिया, नेट एसेट भी आ गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आ गई। तो अब हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं ताकि इसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया जाए। मिनिमम आंसर कितना आ रहा था? मिनिमम आ रहा था नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन से 61.7। मैक्सिमम कितना आ रहा था? 233। ये देखें, बिजनेस जब वैल्यू किया जाता है ना, तो कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। रादर देन बेचने वाला और खरीदने वाला एक रेंज आइडेंटिफाई करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की, और फिर चेक करते हैं सूटेबिलिटी ऑफ मेथड्स और बार्गेनिंग पोजीशन। और इसके बीच में मार्केट कैपिटलाइजेशन है 160। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में बिजनेस की वैल्यू चल रही है 160। डिविडेंड वैल्यूएशन कह रहा है 233, पी रेशियो कह रहा है 171 समथिंग, और नेट एसेट कह रहा है हम इससे कम पे नहीं बेच सकते, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अच्छा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हमने पढ़ी हुई हैं, वो इतना रिलायबल भी नहीं है। दूसरा ये है कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज माइनॉरिटी इज इंटरेस्टेड इन डिविडेंड। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को अपील नहीं करेगा। प्लस ये कि जो कांस्टेंट ग्रोथ की अजम्पशन है, इट्स वेरी जेनरस अजम्पशन कि जिंदगी भर परपीचुटी में डिविडेंड मिलता रहेगा। हालांकि जब उस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर करेगी तो सबसे पहले वो डिविडेंड बंद कर देती कि आप तो बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं। सो इसकी लिमिटेशन
हमें माइंड में रखनी है और उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है यूजुअली। ये अभी हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। इसका पार्ट 2 है डिस्कस द रिलेटिव मेरिट ऑफ द वैल्यूएशन मेथड इन पार्ट ए अबव इन डिटरमाइनिंग अ परचेज प्राइस फॉर GWW को 8 नंबर का थ्योरी का सवाल। मेरिट्स या प्रॉज एंड कॉन्स कहते हैं। तो हमें हर मेथड के बारे में ये पता होना चाहिए कि नेट एसेट्स की लिमिटेशन क्या है, फायदा क्या है, अर्निंग बेस की लिमिटेशन क्या है, डिविडेंड की लिमिटेशन क्या है। तो इसको मैं अब जो है ना वो आपका